हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल भाई सब लोगों के। सब ठीक है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जिन लोगों ने भी अभी तक अनअकैडमी ज्वाइन नहीं किया है वो अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। कोड का नाम आपको पता है कि आपको शैलू 10 कोड का ही इस्तेमाल करना है। इसी कोड का इस्तेमाल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं बैचेस की डिटेल भी दे देता हूं कि बैचेस कौन कौन से हमारे चल रहे हैं। सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे 7 AM पर और 7 PM पर दो बैचेस चल रहे हैं आप लोगों के। ये जो बैच है वो आपका मॉक टेस्ट पेपर्स है, मॉक टेस्ट चल रहे हैं। ये आपके अनअकैडमी स्पेशल पर है, जो सभी के लिए फ्री बैचेस हैं। आपको कुछ नहीं करना है, ये अनअकैडमी स्पेशल है। इस पर आपके सारे स्पेशल क्लासेस है, ये फ्री क्लासेस होती हैं। बस आपको जो लोग नए ज्वाइन कर रखे हैं उन लोगों को बस एक कोड डालने की जरूरत पड़ेगी इस कोड का, और वो सारा का सारा फ्री कंटेंट देख पाएंगे। करीब 400 के आसपास आपको मॉक टेस्ट पेपर्स में देखने को मिल जाएंगे, और ये 400 के मॉक टेस्ट पेपर्स काफी होते हैं जिसके अंदर क्वेश्चंस का रिपीटेशन नहीं है। सारे नए क्वेश्चन, फ्रेश क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, और रोजाना लाइव क्लासेस तो चलती हैं, इसी टाइम पर ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर भी हमारी क्लासेस है। यूट्यूब पर सुबह 10 बजे थ्योरी की क्लास होती है, 10 AM पर थ्योरी की क्लास होती है, और शाम को 6 बजे, शाम को 6 PM पर आपकी मॉक टेस्ट पेपर होता है। या आप ये समझ लीजिए शाम को 6 बजे हम उसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं जो हमने सुबह पढ़ा था, उसी चैप्टर की हम प्रिपरेशन करते हैं। तो ये तो यूट्यूब पर हो गया। इसके अलावा प्लस पर भी हमारी क्लासेस है। प्लस पे बात लेकर चले तो दोपहर 1:30 बजे 1:30 PM पर हमारी एयरफोर्स एक्स ग्रुप की क्लास होती है। अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं और थ्योरी के अंदर हर चीज पढ़ना चाहते हैं, बेसिक से जीरो से अगर हीरो तक बनना चाहते हैं, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एयरफोर्स एक्स और नेवी के लिए बैच चलता है। इसके अलावा आप 2:45 से एनडीए का बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये हमारे प्लस के बैचेस है। प्लस के बैचेस के लिए भी ध्यान रखिएगा, कोड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। सेलू 47 नहीं, सेलू सेम्स, बस सेलू सेम्स। तो कोड का इस्तेमाल भी करना है, ध्यान रखिएगा इस बात को भी कि आपको इसी चीज का यूज करना है। तो एयरफोर्स के लिए ये वाला बैच अभी हमारा चल रहा है। अभी नए बैचेस स्टार्ट हुए, तो अगर जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो लोग टाइमली आकर इस चीज को ज्वाइन जरूर कर ले, ठीक है। तो इस चीज को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज मॉक टेस्ट की। जैसे मैंने आपसे कहा था कि आज हमारा एक और बार प्रिपरेशन होगी। ये मानकर चलिए कि हमने अराउंड करीब 300 से 400 क्वेश्चन एक चैप्टर पे अराउंड कर लेंगे हम आज का लेक्चर करके। ये आज का लेक्चर पढ़ने के बाद करीब 300 से 400 क्वेश्चंस कर लेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे, और इतनी प्रिपरेशन काफी होती है आपके एग्जाम्स के लिए। स्टार्ट करते हैं अपना चीज, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। आप 15-15 सेकंड का समय ले लीजिएगा, और साथ साथ अगर आपको समय कम पड़ता है तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और आंसर निकालते चलिएगा, ताकि आपके सारे आंसर इसी के साथ होते हुए चले जाएं, आपको कुछ अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत ना पड़े। चलो बात करते हैं अगली चीज की। पहला क्वेश्चन क्या है आज के लिए, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हो गया भाई, चलिए जी क्वेश्चन की बात लेकर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, द रेसिस्टिविटी ऑफ आयरन इज इतना, द रेसिस्टेंस ऑफ आयरन पर्टिकुलर लेंथ एंड थिकनेस इज 1 ohm, ओके। If the length and the diameter of both are double, the resistivity in ohm meter will be। पहली बात, अगर रेसिस्टिविटी की बात करते हैं बेटा, तो रेसिस्टिविटी को जिसको आप हिंदी में प्रतिरोधकता कहते हो, रेसिस्टिविटी जिसको आप प्रतिरोधकता कहते हो, ये सिर्फ दो बातों पर निर्भर करता है। प्रतिरोधकता सिर्फ दो बातों पर निर्भर करता है। ये डिपेंड, पहली बात तो जिस पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन, डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड ऑन डायमेंशंस, यानी आपकी लेंथ कितनी है, एरिया कितना है, डायमीटर कितना है, इन सब बातों से प्रतिरोधकता का कोई सरोकार नहीं है, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। तो डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ, एरिया, इन सब चीजों पे ये डिपेंड नहीं करता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपका, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। किस पे, प्राकृतिक, मतलब किस चीज पे, प्रकृति पे निर्भर करता है कि आप कौन सा पदार्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है कि आप किस पदार्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं, नेचर ऑफ मटेरियल पे होता है। इसके अलावा ये एक और बात पर डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कि तापमान के साथ इसकी चीज क्या बढ़कर चलती है। तो रेसिस्टिविटी बढ़ भी सकती है टेम्परेचर के साथ और घट भी सकती है, डिपेंड करता है कि आप कौन से पदार्थ यूज करके चल रहे हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप कंडक्टर्स लेकर चल रहे हो, चालक लेकर चल रहे हो, तो उनका प्रतिरोध बढ़ता है या रेसिस्टिविटी प्रतिरोधकता बढ़ती है।
अगर आप इंसुलेटर लेकर चल रहे हो तो तापमान बढ़ने के साथ प्रतिरोधकता कम होती चली जाती है। तो ये बातें हमने पढ़ी हैं। रेसिस्टिविटी लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती है, इन सब बातों पर डिपेंड नहीं करती है। तो आपके ऑप्शन की बात लेकर चलें तो रेसिस्टिविटी की वैल्यू रखिए 1 × 10⁻⁻⁻⁷ ओम मीटर, और ये जो वैल्यू दे रखी है ये वैल्यू किसी पर डिपेंड नहीं करती, ये वाली चीज नेचर पर डिपेंड करती है, यानी इट डज नॉट अफेक्ट। इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर भी इतना ही निकल कर आएगा, यानी डज नॉट चेंज ही नहीं होगी, क्योंकि ये लेंथ पे डिपेंड करती नहीं है, डायमीटर पे डिपेंड करती नहीं है। तो इसका उत्तर नंबर की बात लेकर चलें तो इसका आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसका उत्तर नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज इतना। चलो जी एक सेकेंड रुकिएगा, जरा देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तब तक आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, देखिए इसका आंसर क्या निकल कर आ रहा है। एक बार ट्राई करो क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार। मुझसे बोला गया टेम्परेचर कोफिशिएंट दे रखा है, टेम्परेचर कोफिशिएंट जिसको आप ताप गुणांक कहते हैं बेटा, ताप गुणांक कहते हैं, उसकी वैल्यू जिसको आप अल्फा से लिखते हैं उसकी वैल्यू लिखी हुई है अल्फा इक्वल टू 0.00125 पर डिग्री सेंटीग्रेड। और मुझे यह भी बोला गया है कि जब टेम्परेचर 300 केल्विन रखते हो तो आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? आर दे रखा है आपको 1 ओम का, यानी टेम्परेचर इतना है तो आर कितना है बेटा? 1 ओम का है। अब क्वेश्चन में यह बोला गया है कि अगर प्रतिरोध रेसिस्टेंस को 2 ओम करना हो, यानी अगर आप इसको 2 ओम करना चाहते हैं तो टेम्परेचर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तापमान कितना हो जाएगा? यही क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आप जानते हैं अल्फा टेम्परेचर रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध ताप गुणांक और इन सब के बीच में क्या संबंध है, तो आप जानते हैं फॉर्मूला होता है RT इक्वल्स टू R0, या ऐसे भी लिख सकते हैं RF इक्वल्स टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी। इसको डिवाइड कर देते तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो R1 इक्वल्स टू, ऐसे भी लिख सकते हो बेटा R इक्वल्स टू लिख सकते हो, ये हो जाएगा R1 बाय R2 इक्वल्स टू हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी वैल्यू बचेगी 1 प्लस अल्फा टी अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस अल्फा T1 और ये हो जाएगा T2। इस तरीके से लिख सकते हैं। आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी बात। R0 कैंसिल आउट होगा, दोनों के लिए सेम है, ये R1 है, ये क्या है? R2 है। अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, आंसर निकाल दीजिए। इसका आंसर निकलेगा 1/2 करना है, ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा T1। T1 कितना दे रखा है बेटा? 300 केल्विन। 300 केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज कर लीजिए, कितना होगा? इंटू 27। इसमें डिग्री सेंटीग्रेड में आंसर होते हैं, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड है। 1 प्लस अल्फा इंटू 27 अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू में हो जाएगा बेटा T2 आपको निकालना है। T2 स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कैपिटल में भी। आप स्मॉल में लिखना चाहते हैं स्मॉल में लिख लीजिए, जो भी आपका मन करता है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? जब आप यहाँ से T निकालेंगे तो T विल कम्स आउट टू बी, इससे T2 निकालेंगे, माफ कीजिएगा, जो T2 निकल कर आएगा इस टेम्परेचर में अंदर, वो टेम्परेचर विल कम्स आउट टू बी लगभग 854 डिग्री सेंटीग्रेड निकलेगा। और 854 डिग्री सेंटीग्रेड ये कितना डिग्री सेंटीग्रेड में, अगर मुझे इसे केल्विन में कन्वर्ट करना है तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आपको 854 के साथ 273 का प्लस करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू निकलेगी 1127 केल्विन, यानी उत्तर नंबर निकलेगा इसका 1127 केल्विन, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इसका उत्तर नंबर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो इसका उत्तर डी ऑप्शन निकल कर आएगा, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, अगले की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर निकलेगा ये, अगली वैल्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, When the length and the area of cross section both are doubled, रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? देखो क्वेश्चन के बारे में बात लेकर चलो, टाइम ले लो बेटा, आंसर टिक करो, कितना आंसर निकलेगा इसका, आंसर लगाओ बेटा। आपसे क्या बोला बेटा? आपने लेंथ को और एरिया को दोनों को 2 गुना किया, आपसे बोला प्रतिरोध कितना होगा। रेसिस्टेंस लेंथ और एरिया पे कैसे डिपेंड करता है? आप जानते हैं आर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए होता है, सिंपल सी बात है। और ये दोनों चीज हुई, और मुझसे ये भी बोला कि दोनों की चीज को क्या आपने डबल कर दिया मेरे बेटे, तो रेसिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा बेटा? जब दोनों को डबल करोगे तो ये भी डबल किया आपने, ये भी डबल किया मेरे बेटे, तो रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी रहेगी बेटा? सेम बनी रहेगी, मतलब इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी आर रिमेन्स सेम। तो आर सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि बेटा 2 भी नीचे भी 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर विल कम्स आउट टू बी, यानी इसका आंसर निकलेगा विल रिमेन सेम, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इसका उत्तर नंबर होगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन।
The resistance of a wire is 20 ohm. It is so stretched that the length becomes 3 times. What is the new resistance of a wire? तो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको स्ट्रेचिंग की बात की गई है। स्ट्रेचिंग का मतलब समझते हो, किसी चीज को खींचा गया है। मैंने आपसे कहा था जब हम किसी चीज को खींचते हैं या फिर जब आप किसी चीज को कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, इन दोनों ही केस के अंदर एक चीज कॉमन है कि आर जो होता है वो एल स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात हमें पता है ना। अब की बार क्या होता है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर होता है। अगर लंबाई को 3 गुना कर दोगे बेटा, अगर आप लेंथ को 3 गुना कर दोगे, लेंथ कितनी दे रखी है बेटा 3 टाइम्स, तो आर कितना हो जाएगा बेटे, हम लिख सकते हैं 9R हो जाएगा, मतलब 9 गुना हो गई। पहले रेसिस्टेंस कितना था बेटे 20 ओम, बाद में कितना हो गया 9, यानी नया रेसिस्टेंस कितना होगा, आर डेस विल कम्स आउट टू बी 9 इंटू में कितना 20 एंड दैट विल कम्स आउट टू बी 180 ओम, यानी 180 ओम इसका सही उत्तर होगा। यानी 180 ओम की बात लेकर चले तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इसका उत्तर नंबर डी ऑप्शन सही बैठेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Next question. The resistivity of wire increases with the length of the wire, decreases with the area of cross section, decreases with the length of increase and the increased cross section area. None of the above statement is correct. None of the above statement is correct. ये 4 बातें हैं जिनके बारे में बात हो गई है। मुझसे पूछा है प्रतिरोधकता किसके साथ बदलती है और किसके साथ नहीं बदलती है। हम जानते हैं ये सिर्फ और सिर्फ आकार में परिवर्तित नहीं होती है या आकार के साथ परिवर्तित नहीं होती है ना। तो इसकी बात लेकर चले तो इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं, क्योंकि सभी केसेस में क्या दे रखा है, कभी आपने लेंथ बदला है, कभी एरिया बदला है, इन सब पे तो निर्भर ही नहीं करता। इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया, शेप, साइज, इन सब चीजों पर इसकी कोई निर्भरता नहीं है। यानी आंसर नंबर होगा नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आप सब लोग समझ रहे होंगे सब चीजों को। नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। ओम्स लॉ इज ट्रू, मुझसे पूछा गया ओम्स लॉ किसके लिए सही है। ओम्स लॉ ट्रू होगा किस चीज के लिए भैया, ओम्स लॉ किस चीज के लिए ट्रू होगा, किस चीज के लिए ट्रू नहीं होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया बेटे। हम जानते हैं क्यों ट्रू होगा बेटे, हम जानते हैं जब आप लो टेम्परेचर रखते हो, जब आप कम तापमान रखते हो तब तो ओम्स लॉ अच्छा काम करता है, लेकिन जब आप टेम्परेचर हाई कर देते हो तो ये काम नहीं करता है। लेकिन ज्यादातर ये ओम्स लॉ किसके लिए पालन, ओम्स लॉ होता क्या, आप ये भी बता दूं आप लोगों को। ओम्स लॉ के बारे में आपको जानकारी होगी, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी वोल्टेज अगर बढ़ाएंगे, वोल्टेज होता है नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, यानी विभवांतर बढ़ाने पर धारा बढ़ती है। इन दोनों का ग्राफ बनाओ तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ किसका आता है बेटा, रेसिस्टेंस का आता है। सिंपल सी बात है बेटा, रेसिस्टेंस सिंपल सी बात है बेटा, अगर कोई चीज इस ग्राफ का पालन करता है, अगर वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने से, विभवांतर बढ़ने से धारा बढ़ती है, इसका मतलब ये वो सर्किट है जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। तो इस सर्किट की बात लेकर चले तो इसका आंसर कितना निकलेगा, इसकी बात लेकर चले तो फॉर मेटलिक कंडक्टर एट लो टेम्परेचर, फॉर मेटलिक कंडक्टर ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। तो इसका उत्तर नंबर होगा, ये इसका आंसर होगा। तो इसका उत्तर नंबर होगा बेटे ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो उत्तर नंबर इसका ए ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चीज पे चलें। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक रेसिस्टेंस इज, मुझसे पूछा गया नॉन ओमिक रेसिस्टेंस का एग्जांपल क्या होगा। नॉन ओमिक यानी ओम्स लॉ का जो पालन नहीं करता। ओम्स लॉ का पालन कौन सा नहीं करता बेटे, हम जानते हैं ओम्स लॉ का पालन सेमीकंडक्टर्स नहीं करते हैं, अर्धचालक नहीं करते। हम जानते हैं जैसे डायोड की बात लेकर चलो तो डायोड इसका पालन नहीं करता है, सेमीकंडक्टर अर्धचालक इसका पालन नहीं करते हैं। तो अगर ये इसका पालन नहीं करते हैं, मैंने क्लास के अंदर पढ़ाया भी, अगर आपने थ्योरी में मेरे लेक्चर्स अटेंड किए हैं तो आप हर क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, कार्बन रेसिस्टेंस, यानी कार्बन रेसिस्टेंस बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। क्यों, क्योंकि कार्बन किस चीज के अंदर आता है, किसके अंदर आता है बेटे, 4 वैलेंसी के अंतर्गत आता है। 4 वैलेंसी मतलब उसी ग्रुप में आता है जिसमें सेमीकंडक्टर आते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। इसलिए इसका आंसर कितना होगा, कार्बन रेसिस्टेंस, यानी दिस विल बी द राइट आंसर। ठीक है ना। तो इसकी माफ कीजिएगा डायोड इसका आंसर होगा। मैं क्या लिख रहा हूं, चलो भाई, तो माफ कीजिएगा, इसका आंसर सी होगा, डायोड होगा, डायोड होगा। दिस विल बी द राइट आंसर। तो याद रखिए सेमीकंडक्टर्स इसको फॉलो नहीं करते हैं, तो डायोड इसका आंसर होगा, यानी डायोड्स इसका पालन नहीं करते हैं। कार्बन रेसिस्टेंस, ठीक है ना भाई। चलो नेक्स्ट चीज पे चलते हैं।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd विद द इंटेंसिटी एज द रिलेशन, मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या रिलेशन बनेगा, मतलब vd और e के बीच में क्या रिलेशन होगा, हम सब जानते हैं इसके बारे में। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात लेकर चलूं बेटा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो हम जानते हैं इसके बारे में बात लेकर चलें, ठीक है, इसके बारे में बात लेकर चले तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, हम जानते हैं vd क्या होता है बेटा, ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चाहो तो आप फॉर्मूला लिख भी सकते हो, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, vd इक्वल्स टू होता है E बाय m, ये होता है बेटा चार्ज अपॉन मास, इनटू में होता है v बाय l इंटू टाउ होता है। हम जानते हैं ये रिलेशन होता है, इनटू में टाउ होता है। हम ये भी जानते हैं कि v बाय l को क्या लिख सकते हो बेटा, E लिख सकते हो। तो vd क्या हुआ बेटे, ये क्या हो गया बेटे, E के बराबर हो गया। तो क्या मैं लिख सकता हूँ vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, और वैसे भी आप फॉर्मूला भी पढ़े होंगे है ना, I बराबर NEA VD भी पढ़ा होगा आपने, तो इस तरीके से आप इस रिलेशन को पढ़ सकते हैं, यानी E के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसकी बात लेकर चले तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, माफ कीजिएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू का निकल के बेटे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल कर आएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। चलो जी, बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया बेटे। नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, आपको पता चली गया इसका ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, तो इसका उत्तर नंबर ए ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर, क्वेश्चन पूछा है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस बिकॉज, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्यों बढ़ता है। क्लास के अंदर इस चीज के बारे में बताई थी कि जब हम कंडक्टर्स की बात लेकर चलते हैं, जब हम कंडक्टर्स की बात लेकर चलते हैं तो कंडक्टर्स के अंदर, चालकों के अंदर, चालक की बात की गई ना भाई, हाँ जी, कंडक्टर्स की बात ली गई है। तो आप ये जानते हैं कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम, जिसको आप श्रांतिकाल कहते हो, जो श्रांतिकाल होता है वो घटता है। और आप ये भी जानते हो टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स, यानी जो आवेश है जिसकी वजह से ये हो रहा है, वो एन की नंबर की वैल्यू बढ़ती है, मतलब जो चार्ज कैरियर्स है, जो आवेश वाहक है, वो भी बढ़ते जा रहे हैं बेटा, उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो हमें ये पता चल रहा है बेटा, कंडक्टर्स टेम्परेचर बढ़ाने पर इनका रेजिस्टेंस, हम जानते हैं इनकी वैल्यू, आर बराबर क्या होता है बेटा, एम एल अपॉन में होता है एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए होता है। हमें ये भी पता चल रहा है कि अगर मैं इस फॉर्मूले की तरफ बढ़ूं तो मैं ये देख रहा हूं एन बढ़ रहा है, फिर टाउ की वैल्यू क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। तो मुझे ये पता चल रहा है भाई साहब, हम आंसर कौन सा लगाएं, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है। बेटे जब हम कंडक्टर्स की बात लेकर चलते हैं तो कंडक्टर्स के अंदर वेरी क्या करता है मेरे बेटे, कंडक्टर्स में वेरी करता है, ये डोमिनेट करता है, ये डोमिनेटिंग नेचर में होता है, डोमिनेटिंग नेचर में होता है, ये बड़ी वैल्यू का होता है, इसी पर सब डिपेंड करता है। तो टाउ की वैल्यू क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, आर इंक्रीज होगा। जब आप सेमीकंडक्टर की बात करोगे तो उसमें टाउ डोमिनेटिंग ना होकर एन डोमिनेटिंग होगा, ये ज्यादा होगा, इसलिए इसका आंसर क्या लगाना पड़ेगा बेटे, कंडक्टर्स के केस में, क्योंकि इसका रिलैक्सेशन टाइम पर असर पड़ता है और इसीलिए ये वैल्यू निकल कर आती है। तो इसका आंसर नंबर निकल कर आ जाएगा ए ऑप्शन, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस, दिस विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। सी ऑप्शन 2 एम्पियर है, तो आप कंफ्यूज मत होना, सी ऑप्शन दे रखा है 2 एम्पियर, सी ऑप्शन 2 एम्पियर दे रखा है। चलो 2 एम्पियर दे रखा है। क्वेश्चन बोला गया कि किसी चालक के अंदर 4 कूलम चार्ज फ्लो करता है 2 सेकंड के अंदर। मुझसे पूछा इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा, आपको करंट निकालना कितना होगा, आई की वैल्यू निकालनी कितनी होगी। आई बराबर कितना होता है बेटा, क्यू बाई टी होता है, हम जानते हैं आई बराबर कितना होता है बेटा, क्यू बाई टी होता है। सारी वैल्यू दी गई है बेटा, इसको 4 दे दिया गया है, इसको 2 दे दिया गया है, तो आंसर कितना निकल कर आएगा, 2 एम्पियर इसका उत्तर निकलेगा, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी उत्तर नंबर सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, सोचो बेटा क्वेश्चन के बारे में कि प्रतिरोध, आपको प्रतिरोधकता दी गई है या विशिष्ट प्रतिरोध दिया गया है जिसकी वैल्यू रो दी गई है। आयतन दिया गया है बेटा कितना, 3 मीटर क्यूब। तो जरा समझना, एक तरफ से लिखते जाते हैं, इसकी वैल्यू दे रखी है 3 मीटर क्यूब, सोचते हैं कि क्वेश्चन कैसे हुआ होगा। और मुझसे बोला गया रेसिस्टेंस दे रखा है आर इक्वल टू दे रखा है 3 ओम, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 3 ओम दे रखी है, रो दिया गया। मुझसे पूछा गया लेंथ कितना होगी, लेंथ कितना होगी, ये मुझसे पूछा गया है कि लेंथ कितना होगी। सोचो क्या इस वाले फॉर्मूले को लगा सकता हूं, रो बराबर क्या होता है बेटे, आर ए बाय एल होता है, हम जानते हैं क्या होता है बेटा, आर ए बाय एल होता है। अगर मैं इस रिलेशन की बात लेकर चलूं तो आर बराबर क्या होता है, आर बराबर क्या होगा, यहां से निकाल, आर बराबर भी पता आपको, आर बराबर क्या होगा, रो एल बाय ए होगा, एक ही बात है।
अब एक काम करते हैं बेटा, सारे रिलेशन को इसमें पुट करके देखते हैं, सारे रिलेशन को इसमें पुट करके देखते हैं कि इसका आंसर कितना निकल कर आएगा। आपको ये पता है कि वॉल्यूम अगर इतना दे रखा है तो वॉल्यूम को क्या हम एल लिख सकते हैं। एल कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। एल कितना दे रखा है मेरे बेटे, 3 दे रखा है। अगर एल की वैल्यू 3 दे रखी है तो क्या मैं यहां से एरिया निकाल सकता हूं। एरिया की वैल्यू क्या 3/L हो जाएगी बेटे। इस 3/L को मैं यहां पर पुट कर देता हूं, आपका आंसर इजी हो जाएगा और जल्दी भी कैलकुलेट हो जाएगा। देखो बेटा, और उसकी बात लेकर चलें तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि एरिया की जगह मैंने 3/L रखा तो एल ऊपर जाएगा तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो, ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा L² अपॉन में 3 हो जाएगी बेटा। हमें पता चल रहा है कितना होगा, ये निकल कर आएगा। और हमसे लेंथ पूछा गया बेटे, तो क्या मैं यहां से लेंथ निकाल सकता हूं। मुझे पता है लेंथ के बारे में बात लेकर चले तो ये हो जाएगा 3r/रो, जिसको आप लिख सकते हैं L = ये हो जाएगा √3 × r/रो। इसकी वैल्यू निकल कर आएगी, यानी इसका उत्तर नंबर निकल कर आ जाएगा √3। तो इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी बेटे, ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो इसका उत्तर नंबर निकल कर आएगा 3/√रो निकल कर आएगा। इसको आप 3/√रो निकल सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा ρL²/3 हो जाएगा मेरे बेटे, ठीक है। ρL²/3 हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू से आपको L² निकाल देना है। L² कितना हो जाएगा 3r। आर की वैल्यू भी दे रखी है क्या, 3 दे रखी है, अच्छा तभी, ठीक है जी। तो आपने बोला 3 ओम दे रखी है ना, इसकी वैल्यू भी 3 दे रखी है, तो ये हो जाएगा 9 इस साइड चला जाएगा, 9/रो = L² हो जाएगा। और L निकालेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, 3/√रो हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर की बात लेकर चलें तो इस क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि ऑप्शन नंबर 3/√, यानी कौन सा है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो उत्तर नंबर बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन को करने का सही तरीका होगा। नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। इतने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड दे रखे हैं कि इतने फ्लो करते हैं किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। आपसे पूछा कि भैया वैल्यू ऑफ करंट कितना होगा। देखो जरा क्वेश्चन के बारे में बात लेकर चलें। आपसे पूछा भाई कितने निकल के आएगा इसका आंसर। आपको पता है अगर करंट निकालना है तो मुझे पता है I बराबर कितना होता है बेटा, NE/T होता है। कहां से निकला बेटा, Q/T। और Q को क्या लिख सकते हो मेरे बेटे, NE लिख सकते हो। सारी वैल्यूज दी गई हैं, सभी वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। N की वैल्यू कितनी देखिए, नंबर की 62.5, 62.5 इंटू में कितना दे रखा है, 10 टू द पावर दे रखा है 18, है ना, 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, ठीक है। 18 दे रखा है, इंटू में कितना बेटा, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 हो गया बेटे। ये वैल्यू निकल कर आएगी बेटा। हमने अपन में कितना हो गया बेटे, अपन पर सेकंड निकालना है तो चलो जी 1 सेकंड निकालेंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे, देन इट विल कैलकुलेट करके आएगी, इसकी वैल्यू 10 एम्पियर निकल कर आएगी। यानी इसका जो उत्तर नंबर निकलेगा वो 10 एम्पियर निकलेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उत्तर नंबर इसका सी सही उत्तर होगा। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इसका उत्तर नंबर निकलेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। A piece of wire of resistance 4 ohm is bent into a 180 degree at the midpoint and two halves are twisted together. Then the resistance is, तो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया, ओके दोनों को फिर करने में मोड़ दिया तो मुझसे पूछा गया रेसिस्टेंस कितना निकल कर आएगा। तो ये मुझसे पूछा गया, जरा देखते हैं कि रेसिस्टेंस कितना निकल कर आएगा, ठीक है। एक बात समझना, क्वेश्चन के जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन हमारे घरों में आपने तार देखे होंगे, वो जो ट्विस्टेड वाले तार आते हैं ना, वही सेम केस है। आपने क्या लिया, एक बड़ा सा तार लिया, उसको आपने बीच में से बिल्कुल मोड़ दिया। जैसे एक तार होता है ना बेटे, तार क्या किया बेटे, एक ऐसा तार था, आपने इसको बीच में से मोड़ दिया। कैसे, ऐसा कर दिया बिल्कुल। और फिर क्या किया बेटा, इसको मोड़ दिया, फिर इसमें ऐंठ लगा दी। ऐंठ लगा दी मतलब आपने इसमें ऐंठ लगा दी। अब क्वेश्चन ये पूछा गया कि ऐंठ लगाने के बाद इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, यानी इसका रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा। इसका रेसिस्टेंस पूछा गया कितना होगा। देखो पहली बात लेकर चलें कि अगर इस पूरे का रेसिस्टेंस R था तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इसका रेसिस्टेंस आधे हिस्से का आंसर भी R/2 होगा और बाकी आधा हिस्सा कितना होगा, R/2 का होगा। लेंथ आधी हो जाएगी ना बेटे, बीच में मोड़ दिया तो लेंथ आधी होगी तो रेसिस्टेंस भी आधा होगा। लंबाई आधा होने का मतलब क्या हुआ, प्रतिरोध भी आधा होगा। अगर दोनों के रेसिस्टेंस, दोनों के प्रतिरोध आधे आधे हो गए, अगर दोनों का रेसिस्टेंस आधा आधा हो गया, प्रतिरोध आगे आगे हो गए, तो क्या मैं इनको कंबाइन कर सकता हूं। और मुझे ये पता चल रहा है कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल है। एक के ऊपर एक रखा हुआ मतलब कौन सा बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात लेकर चलें तो R/2 और R/2 पैरेलल में लिखोगे तो आंसर विल कम्स आउट टू बी, इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी दैट विल कम्स आउट टू बी, इसकी वैल्यू निकल कर जाएगी बेटे 1 ओम के बराबर निकल कर जाएगी।
है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी दे रखी, 4 ओम दे रखी है ना, ठीक है जी। तो इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी बेटा, R/4 के बराबर निकलेगी, है ना, R/4, और R की वैल्यू कितनी दे रखी, 4, यानी आंसर कितना निकलेगा, 1 ओम निकल कर आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, है ना बेटे। दोनों का पैरेलल में इनका आंसर कितना निकलेगा, R/4, R की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, 4 दे रखी है, मतलब 1 ओम इसका सही उत्तर होगा, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। When a piece of aluminium wire of finite length is drawn through a series of dies to reduce a diameter to half of its original value, its resistance will becomes। मुझसे पूछा गया है कि रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है बेटा, अगर आप ऐसी चीज चल के चलते हैं तो भैया सिंपल सी बात है बेटा, आप डायमीटर को बदल रहे हो बेटा, डायमीटर को, तो डायमीटर के साथ क्या खींचकर बदल रहे हो, तो कितना होगा बेटा, हम जानते हैं अगर खींचकर किसी चीज का डायमीटर बदलोगे यानी आंसर कितना निकलेगा, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल D टू द पावर 4 होता है। आपको रिलेशन याद होगा, जब हम किसी चीज को खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं, दोनों ही केस के अंदर आपको याद होगा कि हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करते थे, R1/R2 इक्वल्स टू L1/L2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू A2/A1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता था R2 की पावर 4 अपॉन में R1 की पावर 4 इक्वल्स टू होता था D2 की पावर 4 अपॉन D1 की पावर 4। तो मैंने लास्ट वाला रिलेशन ले लिया, यानी R क्या होता है बेटा, D टू दी पावर 4 के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मेरे बेटे, तो मुझे साफ साफ बात पता चल रही है कि आप इसको कितने गुना कर रहे हो बेटा, 1/4 गुना कर रहे हो, है ना, रिड्यूस टू डायमीटर टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, यानी इसकी आधी वैल्यू को कर रहे हो, आधी वैल्यू कर रहे हो मतलब 16 नीचे जाएगा, 16 ऊपर जाएगा, इसका मतलब इतना हो गया 1/16 कर दिया, 1/2 कर दिया, 1/2 कर देंगे तो 1/2 की पावर 4 हो जाएगा, 1/2 की पावर 4 ऊपर जाएगी, मतलब कितना होगा 16 टाइम्स, यानी 16 गुना ज्यादा निकल कर आएगा, यानी आंसर विल कम्स आउट टू बी 16 टाइम्स, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आंसर निकाले तो इसका आंसर निकल कर आ जाएगा 16 गुना निकल कर आ जाएगा, 16 टाइम्स निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ वायर ऑफ 100 सेंटीमीटर लेंथ, ओके, अ वायर of 100 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। अगले क्वेश्चन देखो जरा आंसर कितना निकल कर आ रहा है, टिक करो एक बार। आपको क्या क्या दिया गया बेटा, लेंथ दी गई है, लेंथ कितनी दी गई बेटा, 100 सेंटीमीटर दी गई है, साथ ही साथ क्या दिया गया बेटा आपको, और मुझसे बोला गया 2 मिलीमीटर का डायमीटर दे रखा है, 2 मिलीमीटर, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 100 इंटू 10 टू द पावर -2, यानी 1 ही हो गया ये तो। और डायमीटर कितना दे रखा है बेटे, डायमीटर की बात लेकर चले तो डायमीटर दे रखा है 0.7 ओम, नहीं 2 मिलीमीटर डायमीटर, 2 मिलीमीटर डायमीटर है, इसका मतलब डायमीटर कितना लिख देंगे, डायमीटर हो जाएगा बेटा 2 मिलीमीटर, यानी 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर का डायमीटर हो गया। आपसे ये भी बोला गया कि रेसिस्टेंस कितना है, रेसिस्टेंस दे रखा है 0.7 ओम, और मुझसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बताइए रेसिस्टिविटी कितना होगी, रो कितने हो जाएगी। सिंपल सी बात है बेटा, आपको फॉर्मूला साफ साफ दिख रहा होगा कि सारी वैल्यूज आपको दी गई हैं, सिंपल सी बात है। आपको पता है रो बराबर होता है RA/L, सभी वैल्यू को पुट कर देते हैं, 0.7 इंटू एरिया, एरिया की बात लेकर चले तो एरिया को लिख सकते हैं πr² लिख सकते हैं, ठीक है ना, πr² लिख सकते हैं इसके एरिया को। तो अगर मैं πr² लिख देता हूं इस वैल्यू को, तो इसको πr² लिख दीजिए, आंसर निकल कर आ जाएगा πr²। r कितना होगा बेटा, 1 से 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -3, तो 10 टू द पावर -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, r² है ना, रेडियस में बदल दिया, रेडियस में स्क्वायर कर दिया, अपॉन में कितना हो जाएगा, इनटू में कितना हो जाएगा 22/7, 22/7 भी होगा πr², है ना, पाई इंटू R²। अपॉन में कितना होगा मेरे बेटे, लेंथ, लेंथ कितना दे रखी है, लेंथ दे रखी है आपको 100 इंटू 10 टू द पावर -2 दे रखी है, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकलेगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर विल कम्स आउट टू बी अराउंड 2.2 इंटू 10 टू द पावर -6 निकल कर आएगा, 2.2 इंटू 10 टू द पावर -6 ओम मीटर निकल कर आएगा, और दिस विल बी द राइट आंसर। यानी ऑप्शन की बात लेकर चलेंगे तो दैट विल कम्स आउट टू बी 2.2, यानी ऑप्शन की बात लेकर चलेंगे तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर बैठेगा, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर निकल कर आएगा, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोट डाउन कर ले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई सॉल्व।
हो गया भाई? चलो भाई बहुत बढ़िया, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आपसे बोला गया भैया एक और वायर है, उसका क्या है बेटा, ट्वाइस इट्स डायमीटर है, मतलब 2 गुना डायमीटर है। तो 2 गुना डायमीटर तो कितनी वैल्यू निकलेगी? आप जानते हैं बेटा आर क्या होता है बेटे, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डी स्क्वायर के। बेटा खींचा तो है नहीं, यहाँ पर खींचने वीचने की बात तो की नहीं गई है बेटा। तो आर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डी स्क्वायर होता है। डी स्क्वायर की बात लेकर चले तो डायमीटर कितना है बेटा, हाफ है मेरे ख्याल से, ट्वाइस द डायमीटर, 2 गुना है। तो 2 गुना है, इसका मतलब आर कितना हो जाएगा बेटा, 1/4 के बराबर हो जाएगा। तो 1/4 का मतलब क्या हुआ, 1/4 हो जाएगा, यानी आंसर विल कम्स आउट टू बी, ये निकल कर आ जाएगा 1/4 टाइम्स हो जाएगा। और 1/4 टाइम्स हो जाएगा तो इसका ऑप्शन नंबर आप सीधे सीधे लिख सकते हैं 0.25 आर, यानी 0.25 आर इसका सही उत्तर होगा। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर निकल कर बैठेगा। नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a hydrogen atom the electron makes इतना रिवॉल्यूशन पर सेकेंड अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, मतलब आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है, आवृत्ति दी गई है, और आपको रेडियस भी दे रखा है। आपसे पूछा है करंट कितना निकल कर आएगा, लगभग करंट की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है करंट के बारे में बात लेकर चले तो आई बराबर होता है क्यू इंटू वी, है ना। क्यू इंटू 1/t को यहाँ ऐसे लिख लो, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आप इसको पता है, आपको पता है आई बराबर क्या होता है, Q/T, जिसको आप लिख सकते हैं क्यू इंटू एफ लिख सकते हैं, क्यू इंटू एफ या क्यू इंटू न्यू। अगर मुझे सारी वैल्यू दी गई है तो सब कुछ पुट कर दो, आपका आंसर निकल कर जाएगा। क्यू दे रखा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ इलेक्ट्रॉन बोला गया ना। इंटू में कितना हो जाएगा बेटा, इंटू में हो जाएगा 6.6, इंटू में कितना दे रखा है 10⁻6.6 इंटू 10⁻15। तो ये दे रखा है 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आंसर निकालना है, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे, दैट विल कम्स आउट टू बी अराउंड 1 मिली एम्पियर, इसका सही उत्तर होगा। तो इसका उत्तर नंबर निकलेगा 1 मिली एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका उत्तर बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अ वायर ऑफ लेंथ, देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर एंड रेडियस इतना, रेसिस्टेंस 1 ओम, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर ऑफ सेम मटेरियल सेम टेम्परेचर एंड द रेडियस इतना, इट आल्सो हैव रेसिस्टेंस ऑफ 1 ओम। मुझसे पूछा गया कि इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आएगी। जरा करो इस क्वेश्चन को बेटा, टाइम लो बेटा, करो क्वेश्चन को कि इसका आंसर कितना निकल कर आ जाएगा। टिक कर दो, इसका आंसर कितना निकलेगा। अगर मैं इस रिलेशन की बात लेकर चलूं तो आपको पता है आर क्या होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर होता है। आर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर होता है मेरे बेटे। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर होता है तो इस रिलेशन को, नहीं ऐसे मत, इसको ऐसे लिखो। तो आपको पता है ये ऐसे होता है, आर इक्वल टू होता है रो एल बाई ए, आर बराबर रो एल बाई ए। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। इसको आप ऐसे लिख सकते हो एल अपॉन आर स्क्वायर, ये तो लिखा जा सकता है बेटे। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं R1/R2 इक्वल टू क्या होता है बेटा, L1/L2 इंटू में हो जाएगा R2 का स्क्वायर अपॉन में R1 का स्क्वायर। ये टर्म हो गया बेटे। अब आपको सारा टर्म दे रखा है, आपको बस वैल्यू निकालनी है, आपके आंसर निकल कर आ जाएंगे। सभी चीजों की वैल्यू पुट कर दीजिए, इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये कितना दे रखा है बेटा, 5/L2, L2 आपको कैलकुलेट करना है। R1 और R2 कितना दे रखे हैं मेरे बेटे, 1/1 दे रखे हैं, दोनों का रेसिस्टेंस सेम दे रखा है। इंटू में कितना दे रखा है बेटा, R2/R1, R2/R1 की बात लेकर चलें तो दैट इज 2/1 का होल स्क्वायर। तो ये जगह 2 दूनी 4 हो जाएगा। L2 यहां से निकालेंगे तो L2 विल कम्स आउट टू बी 4, L2 यहां से निकालेंगे तो दैट विल कम्स आउट टू बी 20 मीटर, इसका उत्तर निकल कर आ जाएगा। तो 4×5 20 यानी 20 मीटर इसका उत्तर निकलेगा, यानी 20 सेंटीमीटर है, मीटर है, मीटर ही है। तो इसका ऑप्शन नंबर निकल कर जाएगा डी ऑप्शन, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नोट डाउन करें, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। When there is an electric current through a conducting wire along its length, then an electric field must exist। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर एग्जिस्ट करनी चाहिए अगर कभी करंट फ्लो कर रहा है तो, अगर करंट फ्लो कर रहा है तो कब कहां पर फ्लो करनी चाहिए। आपको पता है, मैंने आपको बताया भी था कि अगर किसी वायर के अंदर करंट होता है, अगर किसी वायर के अंदर करंट होता है तो आप ये मत कह देना कि करंट अंदर नहीं जाता, बेटा करंट अंदर से होकर जाता है और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है। इफ करंट इज देयर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेंटर में 0,
नहीं होगी। लेकिन जब आपका करंट नहीं होगा, करंट इज नॉट देयर, आई की वैल्यू जीरो होगी। जब आई जीरो होता है तो हम जानते हैं इसके अंदर करंट की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है। ये ऑप्शन भी हमें अच्छे से पता है, यानी आंसर की बात लेकर चले तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। जब करंट फ्लो करेगा तो अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थ्रू अ सेमीकंडक्टर एन इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द ड्रिफ्ट ऑफ, तो मुझसे पूछा गया है सेमीकंडक्टर के अंदर किसके ड्रिफ्ट की वजह से ऐसा बनता है, ड्रिफ्ट की वजह से, किसके ड्रिफ्ट की वजह से ऐसा होता है। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, यानी दोनों ही जिम्मेदार होते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, यानी आंसर होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। दोनों ही इसका उत्तर बैठेगा, दोनों ही इसका उत्तर बैठेगा। करो जरा क्वेश्चन को, 1 मिनट में आया क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, आंसर टिक करो, कितनी वैल्यू निकल कर आ रही है। चलो जी, हो गया क्वेश्चन। चलिए जी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटे, आपसे बोला गया बेटा इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है बाइप्लेन, ठीक है जी। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए जी, क्वेश्चन की बात लेकर चलें तो आपको थोड़ा सा अलग दिया गया है, जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रखा है। आपसे बोला गया बेटा इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, और आपसे बोला गया कि भाई सर 2e जो है, प्लस का 2e जो दे रखा है बेटे, वो दे रखा है बेटा प्लस का 2e जो जा रहा है वो इस तरफ जा रहा है, ठीक है जी, ये इस तरफ जा रहा है। दोनों एक दूसरे से अपोजिट मूव कर रहे हैं। अगर मैं करंट की बात लेकर चलूं तो मुझे पता है करंट की वजह से धारा क्या होती है बेटा, इसकी वजह से करंट कितना है, इतना होगा, और बेटा इसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से भी करंट क्या होगा, इसी तरफ होगा, यानी दोनों की वजह से करंट क्या होगा। ई नेट की बात लेकर चले तो दोनों की वजह से करंट एक ही डायरेक्शन में होगा, यानी आई इंटू ये निकल कर आ जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन की वजह से भी करंट उसी डायरेक्शन में होगा, माइनस की वजह से भी दूसरी डायरेक्शन में होगा। बेटा उससे बोला, क्या बोले, मोनोवेलेंट नेगेटिव है ना, तो इस चीज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो मेरे को ये पता चल गया कि ये तो माइनस होता है, तो मैं लिख देता हूं इसको माइनस की लिखा गया है, तो इसकी वैल्यू ये निकल कर आ गई। या ऐसे भी लिख सकते हो इसको, आई नेट किसके बराबर है बेटा, आई प्लस किसमें, आई माइनस के बराबर है, दोनों बराबर है। अगर दोनों मेरे बेटे बराबर हैं तो इन दोनों टर्म्स को आप लिख सकते हैं। आपको पता है Q बराबर क्या होता है, एन ही होता है, यानी नेट करंट कितना निकल कर आएगा, एन ही, यानी एन हो जाएगा ये, और इसके साथ क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा एन ई बाई टी हो जाएगा बेटे। एक तो हो जाएगा बेटा एन ई बाई टी, और दूसरी की बात लेकर चले तो ये कितना हो जाएगा बेटा, प्लस में हो जाएगा 2 इंटू एन इंटू 2 ई बाई टी हो जाएगा, ये टर्म निकल कर आ जाएगा। इन दोनों का सम कर देंगे मेरे बेटे, तो इसके आंसर को बस आपको कैलकुलेट करना है और सारी वैल्यू निकालनी है। सब कुछ वैल्यू आपको दी गई है, जरा कैलकुलेट करके देखो इसकी वैल्यू कितनी कितनी दी गई है। तो भैया इलेक्ट्रॉन की बात लेकर चले, नेगेटिव वाले की बात लेकर चले, मोनोप्लेट नेगेटिव, इसकी वैल्यू दे रखी है बेटा 3.2, ठीक है। पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव के बारे में बात करें तो नेगेटिव की वैल्यू कितनी दी गई है, नेगेटिव आयंस की वैल्यू दे रखी है 3.6, तो ये दे रखा है 3.6 इंटू में रखा है 10⁻6, 10⁻18, माफ कीजिएगा 10⁻18, 10⁻18 दे रखा है, इंटू में हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻−19 हो जाएगा, अपॉन में टी दे रखा है। अपॉन में टी का तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि टाइम पीरियड तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइम पीरियड तो 1 सेकंड हो जाएगा। प्लस में कितना हो जाएगा, एन कितना दे रखा है, अब की बार वैल्यू दे रखी है 3.2 इंटू 10⁻18 दे रखी है, तो इस जगह 3.2 इंटू 10⁻18 हो जाएगा, इंटू में 2 इंटू में 1.6 इंटू 10⁻−19 हो जाएगा। इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे मेरे बेटे, जब इसकी वैल्यू को सॉल्व करोगे दैट विल कम्स आउट टू बी, इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, इसको कैलकुलेट करो, इसकी वैल्यू विल कम्स आउट टू बी 1.6 एम्पियर निकल कर आएगी। 1.6 एम्पियर करंट किस डायरेक्शन में होगा, करंट की डायरेक्शन ये होगी, यानी आंसर विल बी राइट साइड, यानी ऑप्शन
ऑप्शन नंबर की बात लेकर चले तो 1.6 एम्पियर टू द राइट, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, इसका आंसर नेक्स्ट चीज पे चले। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अ मेटेलिक ब्लॉक हैज नो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। ठीक है, a metallic block has no potential, okay, a metallic block has no potential difference applied across it। ठीक है, और मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि अगर आप ऐसा अप्लाइड नहीं करते हैं तो कितनी इलेक्ट्रॉन के बाद निकल कर आएगी। आपको पता है बेटा वीआरएमएस का सिंपल सा रिलेशन है, आप सब जानते हैं। वीआरएमएस इक्वल टू क्या होता है, ये होता है बेटा अंडर रूट ऑफ 3 इंटू KT/m होता है बेटे, हम सब जानते हैं। और हमें ये भी पता है कि वीआरएमएस की बात लेकर चलेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, अंडर रूट टी के होगा। इसमें तो मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे लॉलीपॉप क्वेश्चन है, कोई भी इस क्वेश्चन को बना सकता है। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी इसका उत्तर नंबर बी होगा। देखो भाई क्वेश्चन को सबको समझ में आ रहा है, कोई क्वेश्चन में तकलीफ कोई परेशानी, देखो जरा। आंसर बताओ कितना निकलेगा। चलो जी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वी इज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 10/20, यानी इसका उत्तर भी हमें साफ साफ पता चल रहा है कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी उत्तर नंबर बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ ऑल मेटल्स आर मोस्ट अफेक्टेड बाय। तो सबसे ज्यादा किसकी वजह से अफेक्ट होते हैं, तो अगर मैं सबके कंपैरिजन की बात लेकर चलूं तो हमें पता है सबसे ज्यादा टेम्परेचर के साथ अफेक्ट होते हैं, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। यानी सबके साथ किसके साथ अफेक्ट होता है, टेम्परेचर के साथ इसका मेनली अफेक्ट होता है, ज्यादातर ये तापमान के साथ प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट चीज पे पढ़ते हैं। द पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस इज फॉर। देखो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, हिंदी वालों के लिए धनात्मक तापमान गुणांक का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, धनात्मक ताप गुणांक का पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे मेरे बेटे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। और मेरे बेटे ऐसा कब होता है बेटे, ऐसा होता है बेटे कंडक्टर्स के केस में, यानी चालकों के केस में। और अगर आप कंडक्टर्स ढूंढेंगे इन सब में ऑप्शन में कंडक्टर कौन सा है तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि बेटा कॉपर इसका आंसर निकल कर आएगा, यानी इसका आंसर होगा बेटा सी ऑप्शन, यानी कॉपर इज द राइट आंसर। कॉपर इसका सही उत्तर होगा, तो ऑप्शन होगा कॉपर इज द राइट आंसर, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चीज पे चले, the fact that the conductance of some metal rises to infinity at some temperature, okay, चलो जी क्वेश्चन की बात लेकर चलें कि इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी, जरा देखिएगा। ठीक है, तो मुझे पता है कि भैया इसका आंसर क्या होगा बेटा, कुछ केल्विन से ऊपर भी। आप जानते हैं सुपर कंडक्टर कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं, सुपर कंडक्टर बेटा कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके अंदर प्रतिरोध, जिनके अंदर रेसिस्टेंस जीरो हो जाता है कुछ और टेम्परेचर भी। हम जानते हैं भाई 0 केल्विन पर तो हो सकता है, परंतु ऐसे कुछ पदार्थ भी है जो 0 केल्विन के अलावा भी कुछ केल्विन पर भी जिनका प्रतिरोध 0 होता है, ऐसे मटेरियल को आप सुपर कंडक्टर्स कहकर चलते हो, यानी अति चालकता वाले पदार्थ कहते हो। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, तो इसका उत्तर नंबर डी सही उत्तर निकल कर आएगा। नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। अगला आंसर होगा डायमेंशन ऑफ ब्लॉक इतना दे रखा है, आपसे पूछा गया इस पर इतना दे रखा है, रेसिस्टेंस अपोजिट फेसेस के बीच में रेसिस्टेंस कितना होगा, जरा करें बेटा अपोजिट फेस के बीच में रेसिस्टेंस कितना होगा। तो पहले अगर आप फिगर को इमेजिन करें तो फिगर कैसा होगा, फिगर कुछ इस तरीके का रहा होगा कि एक ऐसा ब्लॉक है और ऐसा ब्लॉक एक चलते हुए जा रहा है, ठीक है ना बेटे, एक ऐसा ब्लॉक है और ऐसा ब्लॉक चलते हुए आ रहा है, ठीक है ना बेटे, ऐसा एक ब्लॉक है।
अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि बेटा इन सब की डायमेंशंस क्या दे रखी है। अगर डायमेंशन की बात लेकर चलो तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि क्वेश्चन में एक तो दे रखा है 1 सेंटीमीटर, है ना, 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, हमें पता चल रहा है अभी तो 1 सेंटीमीटर की दोनों, और इसके साथ साथ ये किसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 दे रखी है, 100 सेंटीमीटर, है ना, 100 सेंटीमीटर, है ना, 100 सेंटीमीटर दे रखी है, और मुझे रो की भी वैल्यू दी गई है। अब मुझसे ये पूछ रहा है कि भैया प्रतिरोध कितना होगा। हम जानते हैं अगर मुझे प्रतिरोध निकालना है तो आर बराबर होता है रो एल बाय ए होता है। हमें लेंथ वगैरह सब कुछ कैलकुलेटेड है, पहले से ही सब कुछ दिया गया है, बस वैल्यू आपको पुट करनी है, आंसर निकलेगा। रो कितना दे रखा है, 3 इंटू 10⁻⁻7 दे रखा है, 3 इंटू 10⁻⁻7 दे रखा है। और मुझसे क्वेश्चन पूछा है लेंथ, लेंथ की बात लेकर चले बेटा तो आपको साफ साफ पता चल रही है कि लेंथ की बात लेकर चले तो लेंथ निकल कर आ रही है यहाँ पर, ये अपोजिट फेसेस के बीच में बात की गई है, अपोजिट फेसेस, अपोजिट फेसेस की बात लेकर चले तो लेंथ ये निकल कर आई। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल कर जाएगी बेटा, ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, अपोजिट फेसेस की तरफ बेटा, अपोजिट फेसेस का मतलब समझो, ये नहीं, ये पूछ रहा है इन दोनों के बीच में कितना होगा, तो इन दोनों के बराबर होगा, लेंथ कितनी होगी बेटा, इतनी होगी, यानी आंसर कितना निकलेगा 10⁻⁻2 अपॉन में कितना होगा 10⁻2, एंड दैट विल कम्स आउट टू बी 3 इंटू 10⁻⁻7 इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर की बात लेकर चलें तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, है ना। तो अपोजिट फोर्सेस, कोई से भी दो अपोजिट फेसेस देख लो उनके बीच में, यानी इस वाले के बीच में और इसके पीछे वाले के बीच में, ऊपर वाले के बीच में और इसके नीचे वाले के बीच में, कोई से भी बीच में पूछ रहे हैं। अब स्क्वायर फेसेस के बीच में लीजिए क्वेश्चन आ गया। अब आपसे पूछा गया भाई बताइए स्क्वायर फेसेस के बीच में क्या होगा, इन दोनों के बीच में कितना होगा अगर रेसिस्टेंस, अगर इन दोनों के बीच में निकालना है बेटे तो अब की बार हमें पता है कि लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपल सी बात है, अब की बार हमें पता चल रहा है कि लेंथ की वैल्यू अब की बार 1 मीटर की हो जाएगी। अब हमें पुट कर देना है, वही सेम आंसर है और इसी तरीके से वही सेम बीट है बेटा, सब कुछ वही है। आंसर निकाल दो बेटा, कितनी वैल्यू निकल कर आएगी, आंसर टिक कर दो तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आर बराबर हो जाएगा बेटा 3 इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा, इंटू में लेंथ है 100 सेंटीमीटर की, 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर, अपॉन में हो जाएगा बेटे 10⁻²। इसको सॉल्व कर लीजिए, द आंसर विल कम्स आउट टू बी 10⁻², ऊपर जाएगा 10⁻2 बचेगा, 10⁻5 बचेगा, यानी 3 इंटू 10⁻5 अब की बार आंसर निकल कर आएगा। यानी ऑप्शन नंबर की बात लेकर चले तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बेटे सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, तो इसका उत्तर नंबर होगा सी ऑप्शन। तो ये याद रखिएगा किसके बीच में, अब की बार इन दोनों के बीच में पूछा, पहले इन दोनों फेसेस के बीच में पूछा था, कोई से भी दो फेसेस के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करिए बेटा, समय लीजिए बेटा, क्वेश्चन बताइए मुझे आंसर कितना होगा, आंसर बताइए कितना निकल कर आएगा। हो गया, ठीक है, चलो भाई आंसर की बात लेकर चलो बेटा, तो उसकी वैल्यू कितनी निकल कर आएगी। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देयर इज अ करंट, क्वेश्चन पूछा गया देयर इज अ करंट ऑफ 20 एम्पियर, जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है। देयर इज अ करंट ऑफ 20 एम्पियर, ठीक है जी, और मुझसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछा गया कितना होगा। चलो जी हम फॉर्मूला लिख लेते हैं बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, हम जानते हैं वीडी बराबर कितना होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बेटा वीडी की बात लेकर चले तो वीडी का फॉर्मूला क्या होता है, आई अपॉन एन ई ए होता है, हम जानते हैं आई अपॉन क्या होता है बेटा एन ई ए होता है। सारे टर्म्स आपको दे रखे हैं, आपको बस आंसर ही पुट करना है। आंसर की बात लेकर चले तो बेटा मैं पुट कर देता हूं, इसका आंसर कितना निकल कर आएगा बेटा 20 निकल कर आ रहा है मेरे बेटे, और 20 के अलावा क्या दे रखा है बेटे अपॉन में दे रखा है 10⁻29 दे रखा है ना बेटे, एन की वैल्यू 10⁻29 है ना, ठीक है 10 क्यूबिक 9 10⁻29 दे रखा है, इंटू में कितना दे रखा है बेटा 10⁻6 दे रखा है, इंटू में कितना हो जाएगा ई हो जाएगा, ये ए कितना हो जाएगा बेटे, इसकी बात लेकर चले तो ये हो जाएगा ए दे रखा है इतना, और बेटा ई की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.6 इंटू 10⁻19 यानी 1.6 इंटू 10⁻19, ये आपका टर्म निकल कर आया, इसको आपको कैलकुलेट करना है।
ये सब टर्म निकल कर आया, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आप ये देखोगे इसका जो आंसर निकल कर आएगा दैट विल कम्स आउट टू बी 1.25। इसका आंसर निकलेगा बेटा 1.25 इनटू में निकल कर आ जाएगा 10⁻³ ऑप्शन चेक करो तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका उत्तर नंबर निकलेगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। तो उत्तर नंबर सी निकल कर आएगा। नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। The electric field intensity E, current density J and specific resistance K is related by, मुझसे पूछा गया कि ये तीनों कैसे रिलेट करते हैं। अगर मैं इनकी रिलेशन की बात लेकर चलूं तो आपको पता है बेटा विशिष्ट प्रतिरोध जिसको आप रेसिस्टेंस कहकर चलते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहते हैं, उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा? के बराबर होता है, ई बाय जे के बराबर होता है। यानी ऑप्शन नंबर की बात लेकर चलें तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि जब ई निकालोगे दैट विल कम्स आउट टू बी के इंटू जी होगा, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The resistance of a wire of uniform diameter D and length L is R। देखना क्वेश्चन के बारे में कि L R दे रखा है, एक और वायर दे रखा है जिसका सेम मीटर डायमीटर डी और 4L है। तो मुझसे पूछा गया कितना रेसिस्टेंस निकल कर आएगा। देखो प्रतिरोध कैसे निकालेंगे बेटा, रेसिस्टेंस निकालो बेटा। हम जानते हैं बेटा आर के रिलेशन एल और डी के साथ क्या होता है, रिलेशन पुट कर दो। आपको पता है बेटा R1/R2 इक्वस टू होता है बेटा L1/L2 का होल स्क्वायर होता है, इक्वस टू होता है बेटा D2/D1 का होल स्क्वायर होता है, इक्वस टू होता है बेटे माफ कीजिएगा 8, ठीक है, इक्वस टू होता है बेटा A2/A1 का होल स्क्वायर होता है, A2/A1 का होल स्क्वायर होता है, इक्वस टू R2 की पावर 4 अपॉन R1 की पावर 4 का होता है, इक्वस टू D2 पावर 4 अपॉन D1 की पावर 4 का होता है। ये रिलेशन निकल कर आता है। और अगर मेरे बेटे मैं रिलेशन लिखूं रेसिस्टेंसेस का तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं R1/R2 इक्वस टू लिख सकता हूं मैं L1/L2 इंटू में हो जाएगा D2/D1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस टर्म्स को पुट कर देते हैं, सारे टर्म्स पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। आपसे बोला गया लेंथ कितनी कर दी है बेटे, L अपॉन में कर दिए 4L इंटू में कितना हो जाएगा बेटे D2/D1। D2 की बात लेकर चले तो D2 दे रखा है आपको, दुगना कर दिया यानी 2D अपॉन में D, इसकी पावर कितनी हो जाएगी मेरे बेटे, इसकी बात लेकर चले तो इसका टर्म ये निकल कर जाएगा। अरे इस पर खींचा नहीं गया है वायर को खींचा नहीं गया, वायर को खींचा नहीं गया। एक सेकेंड खींचिएगा, एक सेकेंड, वायर को खींच के थोड़ी ना किया गया, इसको तो वायर को सीधे सीधे रिलेशन दिया गया है। माफ कीजिएगा, एक सेकंड दोबारा से करते हैं, क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं बेटे। आपको ये पता चल रहा है बेटा R1/R2 किसके लिए होता है बेटा, ये होता है बेटा L1/L2 इक्वस टू होता है बेटे A2/A1 होता है, इक्वस टू होता है मेरे बेटे L/A। तो इसकी वैल्यू होती है बेटा R2 का स्क्वायर अपॉन में होता है R1 का स्क्वायर, इक्वस टू होता है बेटा D2 का स्क्वायर अपॉन में होता है D1 का स्क्वायर। ये टर्म निकल कर आया। इसको हम लिख लेते हैं बेटा R1/R2 किसके बराबर होता है बेटा, ये होता है L1/L2 होता है, इंटू में कितना होता है बेटा D2/D1 का होल 4 होता है बेटा, स्क्वायर होता है माफ की, ये निकल कर आया। हमें ये भी पता चल गया कि L पहले किया था, फिर 4L किया था, फिर 4L किया था बेटे, अभी हमने लिखा था 4L किया है बेटे। इसके बाद D2 कितना किया था बेटे, डबल किया था, अपॉन में क्या किया था D किया था बेटे, इसका स्क्वायर हो जाएगा बेटे, इसका स्क्वायर हो जाएगा, D से D कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा और आप इसका आंसर निकालेंगे दैट विल इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी R इक्वल्स टू R, यानी इक्वल निकल कर आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ऑप्शन नंबर की बात लेकर चले तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर निकल कर आएगा। ठीक है, हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देयर इज अ करंट, क्वेश्चन बोला गया है कि करंट दे रखा है, देयर इज अ करंट there is a current of 1.344 एम्पियर इन अ कॉपर वायर हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, नॉर्मल टू लेंथ इज इतना, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछी गई, फिर से वही पूछा गया बेटे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछा गया, डायरेक्टली टर्म लगाओ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाओ, आंसर बताओ बेटा। आई अपॉन में कितना होता है बेटा, एन ई इंटू ए होता है ना बेटे,
ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अनुगमन वेग का फॉर्मूला क्या होता है, आई अपॉन एन ई ए होता है बेटा। सारे टर्म दे रखे मेरे बेटे, पुट कर दीजिए। कितना कितना दे रखा है बेटे, आई की बात लेकर चले तो दैट इज गिवन एज 1.344 दे रखा है बेटे, 1.344 दे रखा है। अपॉन में कितना दे रखा है, अपॉन में दे रखा है 10⁻⁻6 दे रखा है। इंटू में कितना दे रखा है, एन ई इंटू कितना हो जाएगा, ई दे रखा है बेटा 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू में हो जाएगा एरिया। एरिया की बात लेकर चलें तो एरिया इज गिवन एज 8.4 इंटू 10⁻22 यानी 8.4 इंटू 10⁻22। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा और इसका आंसर निकाल कर जाना पड़ेगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप ये देखोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप ये देखोगे इसका आंसर जो निकल कर आएगा, इसको थोड़ा और शॉर्ट कर लेते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.344 हो जाएगी। नीचे कितना हो जाएगा 8.4 इंटू 1.6 कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10, इसको मैं लिख देता हूँ 10 पावर को, ये हो जाएगा 10 इंटू में हो जाएगा 1.6 इंटू में हो जाएगा 8.4 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, दैट विल कम्स आउट टू बी, इसकी वैल्यू निकल कर जाएगी 0.01 इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड निकल कर आ जाएगी। और अगर मैंने ये वैल्यू लिख दी तो मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड भी इसको लिख सकता हूं। यानी ऑप्शन की बात लेकर चलूं तो ऑप्शन विल कम्स आउट टू बी 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी उत्तर नंबर सी ऑप्शन इसका सही होगा। देखो क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत हो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आसान सा क्वेश्चन है। टिक करो भाई, आंसर टिक करो, देखो क्वेश्चन, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हो गया भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, आंसर बताइए कितना होगा। हो गया, हो गया भाई, चलो मेरे ख्याल से आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। क्वेश्चन के बारे में बात लेकर चलें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, आप जानते हैं इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है कार का, वो बेटा क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। यानी अगर मैं बात लेकर चलूं इस क्वेश्चन की तो इसकी वैल्यू निकल कर जाएगी बेटा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। मैं लिख देता हूं जो आंतरिक प्रतिरोध होता है जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसको आप आंतरिक प्रतिरोध कहते हो, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा 1 टेम्परेचर की, यानी तापमान के व्यतिक्रमानुपाती होता है। यानी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर घट रहा है या फिर तापमान अगर घटेगा तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा और इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से कार जनरली ठंडों के अंदरों में स्टार्ट होने में मुश्किलें पैदा करती हैं। तो उसके स्टार्ट होने का रीजन ये रहा होगा। तो आंतरिक प्रतिरोध तापमान के व्यतिक्रमानुपाती होता है, इसलिए ऐसा रिलेशन बनकर आता है। मिटा देते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पॉज करके बेटा सारे के सारे क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 एम्पियर ऑफ करंट, क्वेश्चन बोला गया 5 एम्पियर ऑफ करंट इज पास थ्रू अ मेटलिक कंडक्टर, द चार्ज फ्लोइंग इन 1 मिनट इन कूलम विल बी। मुझसे पूछा गया कि 1 मिनट में कितना चार्ज फ्लो कर रहा होगा। तो मैं इसका ऑप्शन की बात लेकर तो जो चार्ज पूछा गया बेटे 1 मिनट में, तो आपको पता है चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू। क्यू बराबर कितना होता है बेटे, क्यू बराबर होता है बेटा आई टी। हमें पता है क्यू बराबर क्या होता है बेटा, आई टी होता है। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर दिए गए, आंसर क्या दे रखा है बेटे, करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, करंट दिया गया है 1 मिनट इन 1 कूलम, 5 एम्पियर का करंट। तो 5 एम्पियर का करंट दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है मेरे बेटे, टाइम दिया गया बेटे 5 एम्पियर करंट 1 मिनट, 1 मिनट का समय दिया गया है। 1 मिनट का मतलब क्या हुआ, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 6 30 हो गया, यानी कितना निकला 300 कूलम, यानी 300 कूलम इज द राइट आंसर। क्या ऑप्शन दे रखा है कोई, तो ऑप्शन की बात लेकर चले तो बिल्कुल दे रखा है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो उत्तर नंबर डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। अगले पे चले, अगले पे चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल आर गिवन। मुझसे बोला गया कि 2 वायर हैं, 2 चालक हैं जो सेम मटेरियल के बने हुए हैं, एक ही पदार्थ के, एक ही मटेरियल के बने हुए हैं, एक ही मटेरियल के बने हुए हैं, सेम मटेरियल आर गिवन।
द फर्स्ट वायर इज ट्वाइस एज लॉन्ग ऑफ सेकेंड एंड द हैज द ट्वाइस डायमीटर, मतलब दोनों चीजें डबल दे रखी है, डायमीटर भी डबल दे रखा है और लंबाई भी दोगुना दे रखी है। मुझसे पूछा गया रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस निकालना है, बहुत सिंपल सी बात है बेटा। आपको पता है रेडियस कितना हो जाएगा, तो आपको पता है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए लिख सकते हैं बेटा, सिंपल सी बात है, ऐसे लिख सकते हैं बेटा। और आपसे क्या कहा गया बेटे, दूसरे की लंबाई भी दोगुना है और डायमीटर भी दोगुना है। चलो जी, डायमीटर के बारे में लिखे तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको, आर बाय आर टू इक्वल टू एल वन बाय एल टू इक्वल टू होता है बेटा डी टू का स्क्वायर अपॉन डी वन का स्क्वायर। ये हो गया बेटे। आप इसके बारे में, आपको बोला गया लेंथ को दोगुना कर दिया, यानी लेंथ को दोगुना कर दिया, L अपॉन 2L हो गया बेटे। इनटू में कितना कर दिया बेटे, डायमीटर भी दोगुना कर दिया, तो D1 अपॉन में हो जाएगा बेटा D1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, D1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, D1 से D1 कैंसिल आउट हो जाएगा, लेंथ से लेंथ कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 ऊपर की तरफ चला जाएगा, 4 ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी दैट विल कम्स आउट टू बी हाफ निकल कर आ जाएगी, यानी दूसरे का सेकंड निकल कर आ जाएगी, यानी दूसरे का सेकंड निकाल के देख लेते हैं। तो R1 बाय R2 निकल कर जाएगा, इसका निकाल देता हूँ पूरी चीज, ये निकल कर जाएगा 1/2 इंटू में हो जाएगा बेटा 4/1, यहाँ से करेंगे तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा और R2 विल कम्स आउट टू बी R1 बाय डिवाइड बाय 2 निकल कर आ जाएगा, यानी हाफ निकल कर आ जाएगा, R1 डिवाइड बाय 4 हाफ निकलेगा। यानी ऑप्शन नंबर की बात लेकर चलें तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस तरीके से आप बी ऑप्शन इसका सही उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। An electric wire is connected across a cell of EMF E. The current I is measured by an ammeter of resistance R according to Ohm's law. According to Ohm's law क्या कहता है, ये क्वेश्चन पूछा गया, हमें पता है V इक्वल्स टू IR कहता है बेटा Ohm's law, तो इसका आंसर कितना होगा, बी ऑप्शन। ये तो सिंपल सी बात है बेटा, E बराबर क्या होगा IR, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो उत्तर नंबर इसका सही, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे चलें, आगे चलिए अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर एट टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज रिलेटेड बाय, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है और आपसे पूछा गया बेटा फॉर्मूला कौन सा सही होगा, हम जानते हैं फॉर्मूला होगा ए वाला, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ए ऑप्शन क्या दे रखा है बेटा, ए ऑप्शन दे रखा है बेटा RT बराबर R0, RT बराबर R0 इंटू में होता है बेटा 1 प्लस अल्फा टी, यानी इसका आंसर ये होगा 1 प्लस अल्फा टी, ये इसका सही उत्तर होगा। तो RT बराबर हम लिख सकते हैं R0 इंटू में कितना होगा 1 प्लस अल्फा टी, दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नोट डाउन कीजिए बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हो गया भाई, हो गया भाई, ठीक है। चलो आई होप आपने क्वेश्चन कर लिया हो या अटेम्प्ट कर लिया हो। आंसर कितना निकल कर आया बेटे, हो गया भाई, ठीक है जी। ठीक है, चलो मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चन अटेंड कर लिया होगा, तो इसका आंसर हमने निकाल दिया होगा। इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक मिनट दीजिएगा, इस क्वेश्चन की बात लेकर चलें, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है। तो मुझे साफ साफ दिया गया है कि पहले वाले वायर के लिए हमें दिया गया रो एल बाई, तो हम लिख लेते हैं फर्स्ट वाले वायर के लिए कितना दिया गया, फॉर फर्स्ट वायर। प्रथम तार के लिए क्या गया है, फॉर फर्स्ट वायर, प्रथम तार के लिए कितनी वैल्यू दी गई है, तो फर्स्ट वायर के लिए दी गई है इसकी वैल्यू, हमें पता है आर बराबर होता है रो एल बाई ए, तो उसकी वैल्यू होती है रो एल बाई ए होती है। इसके साथ ही साथ आपको यह भी दिया गया है कि फॉर सेकेंड वायर,
फॉर सेकंड वायर। दूसरे तार के लिए कितनी होगी बेटा, फॉर सेकंड वायर के बारे में बात लेकर चले तो सेकंड वायर के केस में होगी, फॉर सेकंड वायर होगी बेटे आर बराबर 4a दे रखी है ना, 4a दे रखी है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं आर बराबर रो एल बाय 4a हो गया, ये निकल कर आए। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बेटा कितनी वैल्यू निकल कर आ गई, तो मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि आर बाय 4 हो गई, यानी आंसर विल कम्स आउट टू बी आर बाय 4। दिस इज द राइट आंसर। तो इसका उत्तर नंबर बी ऑप्शन सही उत्तर निकलेगा, तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर निकल कर आएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, हो गया, हो गया भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तब ठीक है, चलो भाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो दिस इज आर बाय 4, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है बेटे, मुझसे अगला क्वेश्चन की बात की गई, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रेसिस्टेंस डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। आपसे पूछा भाई साहब ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस जो है वो कम होता जाता है। आपसे बोला गया है तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध घटता है, ऐसे कौन से पदार्थ हैं बेटा, ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, आप जानते हैं। और इन सेमीकंडक्टर्स की बात लेकर चले जिसको आप अर्धचालक कहते हैं, ये सारे के सारे सेमीकंडक्टर्स की बात लेकर चले, इन सारे के सारे अर्धचालकों के अंदर अर्धचालकों के अंदर एक ही कंडीशन होती है बेटा, इसके अंदर इसको आप माइनस अल्फा भी कहते हैं, यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल भी कहते हैं, हिंदी में से ऋणात्मक ताप गुणांक पदार्थ भी कहकर चलते हैं, यानी इसका एक नाम ये भी है। नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं। आपसे डायरेक्टली पूछा गया बेटा फॉर्मूला क्या होगा, तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि फॉर्मूला इसका ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, यानी ml अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। ये कई बार फॉर्मूला लिख भी चुका हूं, एक और बार लिख देता हूं बेटा। रेसिस्टेंस की बात लेकर चलें, दैट इज इक्वल टू ml अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ इंटू ए, ये इसका फॉर्मूला होता है रेसिस्टेंस का। और हम जानते हैं रो बराबर कितना होता है, m अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ होता है, हम जानते हैं इस चीज के बारे में। तो ऑप्शन की बात लेकर चले तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, तो इसका उत्तर नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रिलैक्सेशन टाइम इन कंडक्टर्स, तो मुझसे पूछा रिलैक्सेशन टाइम कंडक्टर के अंदर क्या होगा। रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है, देखो पहली बात तो ये समझो रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या है। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब ये होता है कि जब चीजें जब टकराती हैं, जब टेम्परेचर बढ़ता है, तो मैं लिख देता हूं आपको, तो टेम्परेचर जब बढ़ता है मेरे बेटे तो कॉलिजन बढ़ते हैं। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है बेटा, कॉलिजन बढ़ते हैं, और जब कॉलिजन बढ़ जाते हैं, कॉलिजन की वैल्यू बढ़ जाती है, जब टक्करें ज्यादा हो जाती हैं तो कम समय मिलता है, दो टक्करों के बीच में कम समय मिलता है, यानी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम होता है। तो रिलैक्सेशन टाइम जिसको आप श्रांति काल कहते हैं वो डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका उत्तर नंबर बी सही उत्तर निकल कर आएगा। ठीक है जी, इसका उत्तर नंबर निकलेगा बी ऑप्शन सही, तो बी ऑप्शन हम इस प्रकार से सही लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मुझसे पूछा गया है कि भाई साहब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, किन सबसे करेक्ट नहीं होगा। अगर मैं बात लेकर चलूं इसके बारे में तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सेकंड, लिक्विड ओबेज पार्शियली द ओम्स लॉ। लिक्विड ओम्स लॉ का पालन करती भी है और नहीं भी करती, ये डिपेंड करता है ना। तो इसके बारे में बात लेकर चले तो इसका रिलेशन होगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। पार्शियली करती है ओम्स लॉ का पालन, पूरी तरीके से लिक्विड्स इसका पालन नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, a certain piece of silver of given mass to be made like a wire, ठीक है, like a wire
विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए विल लीड टू द स्मॉलेस्ट रेसिस्टेंस, मुझसे पूछा गया है इनमें से किसके कॉम्बिनेशन के लिए इसकी वैल्यू सबसे कम निकल कर आएगी। तो मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है कि सबसे कम कॉम्बिनेशन कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा, यानी सी ऑप्शन के लिए इसकी वैल्यू सबसे कम निकल कर आएगी, है ना। ठीक है ना, तो इसका आंसर निकल कर आएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कि L/2 है और 2 है, यानी कैंसिल आउट होकर सेम वैल्यू निकल जाएगी और कम हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू निकली सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि सी वायर का रेसिस्टेंस कितना है, 10 ओम है। आर कितना है बेटा, 10 ओम है। रेसिस्टेंस कितना दे रखा है, 10 ओम। लेंथ को आपने 10% बढ़ाया खींचकर। अगर आप किसी चीज को खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, किसी चीज को खींचते हैं, तो आप जानते हैं किसी चीज को खींचने का मतलब आप रेसिस्टेंस, आप खींचने का मतलब क्या होता है बेटा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर होता है। ये बात हम जानते हैं, ये बात जानते हैं। आपने क्या किया बेटे, 10% खींच दिया बेटे। अगर 10% खींच दिया तो मुझसे पूछा है नया रेसिस्टेंस कितना निकल कर आएगा। देखो बेटा, अगर आपने द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर लेंथ इज इंक्रीज बाय 10%, तो अगर 10% खींच दिया इसका मतलब लेंथ को कितना बढ़ा दिया बेटे, लेंथ को आपने 10% खींच दिया, यानी लेंथ को बढ़ा दिया आपने 10%, यानी ये आंसर निकल कर आएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं बेटा, एल कितनी हो गई बेटा, एल प्लस में हो गई 1/10 इंटू एल हो गई, यानी एल को आप लिख सकते हैं 11L/10 हो गई, यानी लेंथ कितनी हो जाती है बेटा, इतनी हो जाती है। अगर मेरे बेटे लेंथ इतनी हो जाती है, याद कीजिए कई सारे क्वेश्चन कराए हैं कि लेंथ को 10% बढ़ाने का मतलब लेंथ का एडिशन कर दिया, लंबाई में कोई चीज जोड़ दी, और लंबाई में कोई चीज जोड़ दी मतलब लंबाई कितनी कर दी आपने, 11/10 ऑफ एल कर दी। अगर ये इतना होता है तो आर कितना हो जाएगा, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर होता है, इसमें एल पुट कर दिया तो आर कितना निकल कर आएगा बेटा, 121/100 ऑफ आर निकल कर जाएगा, है ना। एल स्क्वायर लेंथ इसमें पुट करोगे तो कितना निकलेगा, इतना निकलेगा। अब बेटा इतना निकला तो कितना परसेंटेज चेंज हुआ, अगर मुझे परसेंटेज चेंज बताना है तो फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम में से प्रारंभिक माइनस कर दो, 121/100 -1 इंटू में 100% कर दो, आपका आंसर निकलेगा। और आंसर विल कम्स आउट टू बी, इसकी वैल्यू निकल कर जाएगी 21%, यानी आंसर विल कम्स आउट टू बी 21% इसका उत्तर निकल कर आएगा। तो 21% इसकी वैल्यू निकल कर आएगी, तो इसका लगभग निकल कर आ जाएगा बेटे 21%, तो लगभग 21% इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। 20% या 21% के लगभग आंसर निकलेगा। क्वेश्चन की बात लेकर चले तो पहले कितना था, 10 ओम पहले से था, तो 10 ओम के बारे में बात लेकर चले तो 10 में 20% और जोड़ दिया, तो इसका 20% की बात लेकर चले तो 20 का हो गया, ठीक है। 20 के 10% की बात लेकर चले तो इसकी वैल्यू निकल कर जाएगी बेटे, ठीक है। नया रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटे, 10 तो पहले से था, 10 तो पहले से इनिशियली था ही, और इतना और बढ़ गया, इतना परसेंटेज चेंज हो गया, बढ़ गया ना मेरे बेटे, लेंथ बढ़ने से रेसिस्टेंस भी बढ़ गया, तो बेटा इतना रेसिस्टेंस और बढ़ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आएगी बेटे, तो आपका 10 में और बढ़ाएंगे बेटा 21%, तो 10 का 21% निकालेंगे तो 10 का, ठीक है, ठीक है, तो इसको निकालेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा 12 पॉइंट समथिंग, यानी लगभग निकल कर आ जाएगा बेटा 12%। तो मैं लिख देता हूं कैसे निकाला गया है बेटे, आपको पता है बेटा 21% बढ़ गया, तो पहले से रेसिस्टेंस कितना था 10 ओम, 10 ओम में इसका 21% और एडिशन हो गया, ये 20% और एडिशन हो गया, यानी 10 का 20% और एडिशन कर दो, आपका आंसर निकल आएगा। और जब इसको कैलकुलेट करोगे तो उसका आंसर लगभग 12 ओम के लगभग निकल कर आएगा, यानी 10 ओम पहले से था उसमें 21% और बढ़ गया। रेसिस्टेंस ऑफ टंगस्टन वायर, चलो जी क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है रेसिस्टेंस ऑफ अ टंगस्टन वायर इज इतना एट इतना, टेम्परेचर कोफिशिएंट दे रखा है, आपसे पूछा है इतने पर कितनी होगी। सिंपल सी बात है बेटा, वही रेसिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, वही रेसिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा दो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। एक बार ट्राई करो, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, एक बार ट्राई करके देखो कि आपका आंसर निकल कर आ रहा है या नहीं निकल कर आ रहा है। एक बार ट्राई करके देखो कि आपका आंसर निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, चेक करो। चेक करो बेटा आंसर निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, फिर मैं करता हूं बेटा आप लोगों के लिए। ठीक है जी,
तो ये निकल कर आके बेटे आप अगर इस क्वेश्चन की बात लेकर चलें तो इसका आंसर कितना निकलेगा, हमें पता है हम सारी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा r 150 पर अपॉन r दूसरा कितना दे रखा है बेटे, दूसरा दे रखा है आपको कितना 500 पर। इन दोनों पर वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, आप इन दोनों को निकाल सकते हैं। फॉर्मूला पुट कर दीजिएगा बेटा, फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू में कितना हो जाएगा बेटा 150 डिग्री सेंटीग्रेड में ना सारी वैल्यू, ठीक है। 150 अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा 1 प्लस अल्फा इंटू में कितना हो जाएगा बेटा 500 हो जाएगा। इसको आपको कैलकुलेट करना है और आपको अल्फा की वैल्यू निकाल देनी है। सब कुछ दे रखा है, आर की वैल्यू निकाल, आर की अल्फा की वैल्यू दे रखी है। जब आप इन सब की वैल्यू को पुट करोगे तो ये हो जाएगा आर बराबर 150 दे रखा है, क्या 150 वाला भी 150 वाला 133 ओम दे रखा है, ओके। कितना हो जाएगा बेटा, इसकी बात लेकर चले तो ये हो जाएगा 133 अपॉन में कितना हो जाएगा आर 500 इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.0045 इंटू में कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस 0.0045 इंटू में हो जाएगा 500। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आर 500 निकालेंगे और जब यहाँ से आर 500 निकालेंगे तो उसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी दैट विल कम्स आउट टू बी 258 ओम निकल कर आएगी, यानी आंसर निकल कर आएगा 258 ओम। दिस इज द राइट आंसर। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का ये तरीका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए जी, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब मेटल वायर ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इतना, एक मेटलिक वायर दे रखा है जिसका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इतना दे रखा है, लेंथ इतनी दे रखी है। मुझसे पूछा है रेडियस ऑफ वायर कितना होगा। रेडियस ऑफ वायर कैलकुलेट करना है, रेडियस ऑफ वायर कैलकुलेट करना है कि कितनी वैल्यू निकल कर आएगी। अगर मैं इस फॉर्मूले की बात लेकर चलूं तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, एक सेकंड दीजिएगा, मिटा देता हूं इस चीज को, ठीक है। अगर मैं इस मेटलिक वायर के रेसिस्टेंस की बात लेकर चलें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, आर बराबर होता है रो एल बाय ए होता है। आर बराबर क्या होता है, रो एल बाय ए होता है। आप सारे टर्म्स को पुट कर दीजिए, अपना आंसर निकाल दीजिए। आप अगर इस फॉर्मूले की बात लेकर चलेंगे तो यही निकालना है बेटा, रेडियस है ना, ठीक है, रेडियस से निकालना है। तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, हमें पता है आर दे रखा है बेटा, रो की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे बेटे 64 इंटू 10⁻⁻6 दे रखी है, 64 इंटू 10⁻⁻6 दे रखी है, इंटू में लेंथ, लेंथ कितनी दे रखी है मेरे बेटे, लेंथ की बात लेकर चलते हैं 198 दे रखी है, अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा पाई आर स्क्वायर, पाई कितना होता है बेटा 22/60 होता है, इंटू में क्या हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आर आपको कैलकुलेट करना है। जब आप आर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे दैट विल कम्स आउट टू बी अराउंड निकल कर जाएगी इसकी वैल्यू 0.024 सेंटीमीटर निकलेगी। यानी ऑप्शन नंबर की बात लेकर चले तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर बैठेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो उत्तर इसका सही बैठेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ कॉपर वायर of length 1 meter and radius 1 millimeter is joined in series. ठीक है, a copper wire of length 1 meter and radius 1 millimeter is joined in series with an iron wire of length 2 meter and radius 3 millimeter. And a current is passed through the wire. The ratio of the current density in the copper and iron wire is, तो मुझसे पूछा गया है कि कितनी वैल्यू निकल कर आएगी, ये मुझे बताना है कि भाई करंट डेंसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा। करो भी क्वेश्चन को करो। अगर आप करंट डेंसिटी की बात करते हैं तो करंट डेंसिटी का हिंट देता हूं, फॉर्मूला लगाना है बेटा J = I/A और A की जगह पाई आर स्क्वायर पुट कर दो, आपका आंसर निकल कर जाएगा। सिंपल सी बात है। आप क्वेश्चन की बात लेकर चलो तो आपको बोला गया कि करंट डेंसिटी की बात लेकर चलिए, तो करंट डेंसिटी कितना होगा, करंट डेंसिटी विल कम्स आउट टू बी, जिसको आप धारा घनत्व कहते हो, वो किसके बराबर होगा, तो धारा घनत्व निकल कर आएगा, इसमें करंट डेंसिटी निकल कर आएगा। ऐसे करंट डेंसिटी निकालने जिसकी वैल्यू होती है J बराबर कितना होता है बेटा I/A होता है। आप इसको क्या लिख सकते हैं बेटा I/πr² भी लिख सकते हैं। अब मेरे को क्या करना है बेटा I और R² के बीच में रिलेशन बनाना है, यानी सिंपल सी बात है, मैं रिलेशन ऐसे बना सकता हूँ J1/J2 = हो जाएगा बेटा I1/I2 इंटू में हो जाएगा R ऊपर जाएगा तो जगह R2 का स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा R1 का
स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा R2 का स्क्वायर अपॉन में R1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी बेटा, I1 इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा, I2 दे रखा है, क्योंकि आपसे बोला गया है सीरीज में कनेक्शन है, श्रेणी क्रम में जुड़े। अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो R2 बाय R1 बचे, और मेरे बेटे R2 बाय R1 बचे तो सिंपल सी बात है बेटा 3 का स्क्वायर यानी ये हो जाएगा बेटे 9/1 यानी J1 बाय J2 निकलेगा 9/1 के बराबर। यानी ऑप्शन नंबर की बात लेकर चलें तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर निकल कर आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर अ मेटलिक वायर द रेशियो V अपॉन आई इज। तो मुझसे पूछा गया है मेटलिक वायर के लिए V अपॉन आई का रेशियो किसके बराबर होगा। तो बेटा इंक्रीजेज विद टेम्परेचर होगा, क्या रिलेशन बताएगा, हमें साफ साफ पता है बेटा इसका आंसर होगा इंक्रीज विद टेम्परेचर राइजेस। सिंपल सी बात है बेटा, आंसर होगा बी ऑप्शन, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है ना बेटे। तो इसका आंसर निकलेगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर बैठेगा। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर बैठेगा। चलो जी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन रखते हैं। द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर इज आर, इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड द न्यू रेसिस्टेंस विल बी। तो मुझसे पूछा गया नया रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, जरा देखें नया रेसिस्टेंस कितना होगा। क्वेश्चन करो भाई, क्वेश्चन करो, आंसर निकालो, कितना आंसर निकल कर आएगा। आंसर बताओ मेरे को, कितना आंसर निकलेगा इसका। इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज न्यू रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा। आप जानते हैं आर क्या होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर होता है। ये बात हमें पता है। आर क्या होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर होता है। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर होता है और मुझसे बोला गया कि लेंथ को आपने डबल कर दिया, मेरे बेटे अगर आप इसको डबल कर दोगे तो आर कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी 4 गुना हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उत्तर नंबर इसका बी ऑप्शन सही उत्तर बैठेगा। चलिए ठीक है, तो आज के लिए बस हम इतना ही करते हैं। आज के लिए बस करते हैं, पढ़ाई करते रहिए, किसी भी चीज़ को मिस आउट मत कीजिए, है ना। फिजिक्स में चीज़ों को छोड़कर जाना, चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ जाने से फिजिक्स नहीं क्रैक होती है। अगर आप रियलिटी में 25 में से 25 छापना चाहते हैं तो बहुत अच्छे कंटेंट की आवश्यकता होगी, साथ ही साथ बहुत अच्छी प्रैक्टिस की भी आवश्यकता होगी। दोनों ही चीज़ों में सामंजस्य बनाकर रखें, अपनी सेल्फ स्टडी के लिए समय ज़रूर निकाल कर चलें। चलिए बस करते हैं हम आज के लिए, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाकी हम मिलेंगे आपके अगले लेक्चर में, ठीक है। धन्यवाद। ठीक है जी, टेक केयर, टेक केयर। हो गया भाई। चलो ठीक है, टेक केयर।